एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम शिक्षण विधियाँ कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारी शिक्षण विधियाँ 20 तकरीबन 20 हो चुकी हैं और बहुत करीब हैं हम 25 के। आज मैं बात करूँगी प्रदर्शन विधि के बारे में। किसके बारे में? प्रदर्शन विधि के बारे में। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में बात करूंगी आज मैं। ठीक है, ये देखिए क्या है ये विधि। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? देखिए, अगर आप लोगों ने बीएड किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता क्या है प्रदर्शन विधि, है ना। बहुत अच्छे से पता होगा। क्यों पता होगा? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि अच्छा हाँ पता होगा? कोई सुनेगा तो बोलेगा ऐसा क्या हुआ था बीएड में जो मैडम बता रही हैं कि हुआ, कुछ पता होगा आपको। देखिए, प्रदर्शन विधि या मैं यूँ कहूँ डेमोन्स्ट्रेशन विधि, आप याद कीजिए बीएड वाले टाइम को, जब आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना होता था स्कूल्स में। जो भी आपको स्कूल्स अलॉट होते थे उन स्कूल्स में जाकर आप बच्चों को पढ़ाते थे। आपको तैयार करने पड़ते थे कुछ भी मॉडल्स, कुछ भी चार्ट्स, है ना, कुछ भी ऐसी सामग्री जिनको आप प्रदर्शित कर पाए अपने कक्षा के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने। ठीक है, ऐसी जो टीचिंग एड्स आपको ले जाने पड़ते थे, याद है? बहुत अच्छे से याद होगा। और भारी भरकम जो वो हुआ करते थे बैग्स, तो बस उन बैग्स के भारी भरकम के तले ही दब जाया करते थे। वो दिन कुछ इस तरह थे। तो याद आ रहा होगा आपको और बड़ी खुशी सी महसूस हो रही है उन दिनों को याद करके कि बहुत भारी भरकम टीचिंग एड्स ले लेकर जाया करते थे स्कूल्स में, ताकि कैसे भी करके हमारी जो क्लास है वो एंगेज रहे, विद्यार्थी जो है वो एंगेज रहें। ठीक है, उनको अच्छा लगे, उनको पढ़ने में क्या हो, रुचि पैदा हो, रुचिकर उनको विषय लगे, है ना। पूरी कोशिश रहा करती थी बीएड के दौरान। तो टीचिंग प्रैक्टिस के टाइम को याद कीजिए, ये वही टाइम है जब हम प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। ठीक है, अच्छा अब कुछ याद आया होगा कि अच्छा वो बात है क्या ये, है ना। थोड़ा सा लगा होगा कि अच्छा याद आ गया, वो टाइम याद आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, यह विधि कैसी होती है? यह विधि होती है परंपरागत। कैसी होती है ये विधि? परंपरागत विधि होती है। कैसी? परंपरागत, यानी कि प्राचीन विधि है, पुराने टाइम से ये चली आ रही है, पुराने टाइम से चली आ रही है, परंपरागत है लेकिन वैल्यूएबल है। ठीक है, इसकी ज़रूरत है। आज भी स्कूल्स में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जो भी जाते हैं टीचर्स, तो वो इसी तरह से पढ़ाते हैं। और क्यों पढ़ाते हैं इस तरह से? रुचिकर होता है। ठीक है, विषय रुचिकर हो जाता है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मगर वो चीज़ वो साक्षात स्कूल में लेकर, कक्षा में लेकर नहीं आ सकते, तब उनका क्या बनाते हैं? वो मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाते हैं, टीचिंग एड्स लेकर आते हैं और लाते हैं चार्ट्स। वो तो टीचिंग एड्स में आ गया, मॉडल चार्ट्स वगैरह, ये सब लेकर और विद्यार्थी को क्या करते हैं? एंगेज रखते हैं। अच्छा देखिए, पढ़ लेते हैं। यह विधि परंपरागत है, मान लिया, प्राचीन रूप से चली आ रही है, प्राचीन काल से। देखिए, जो ज्ञान व्याख्यान विधि में शब्दों के माध्यम से दिया जाता है, वही प्रदर्शन के द्वारा दिखाकर दिया जाता है। देखिए, आप जानते ही हैं कि व्याख्यान विधि क्या है। उसमें क्या कर रहे हैं? व्याख्याएं दे रहे हैं। ठीक है, लंबी लंबी व्याख्याएं हो रही है, शब्दों के माध्यम से दी जा रही है, सभी जानते हैं। अब इसमें क्या है? शब्दों के माध्यम से तो दे ही रहे हैं और साथ में दिखाकर दिया जा रहा है। जो प्रदर्शन हो रहा है तो वो दिखाकर दिया जा रहा है। सपोज कि ताजमहल के बारे में बताना है। ठीक है, ताजमहल के बारे में बताना है। अब ताजमहल उठाकर तो लेकर जा नहीं सकते हैं विद्यालय में, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्या लेके जाएंगे? उसका कोई मॉडल लेके चले जाएंगे, उसका कोई चार्ट लेके चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह के जब मॉडल चार्ट, टीचिंग एड्स हम लोग का प्रयोग किया जाता है इसमें, उससे क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे से स्थायी रूप से विद्यार्थी के जो मस्तिष्क में है वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अध्यापक स्वयं कक्षा शिक्षण के समय, इसमें क्या है? अध्यापक स्वयं कक्षा शिक्षण के समय प्रयोग प्रदर्शित करता है ना। जो कक्षा शिक्षण होगी, जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं अध्यापक,
तो उस समय प्रयोग को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। अच्छा, ये विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित विधि है। क्यों है ये टीचर सेंटर्ड मेथड क्यों है ये? देखिए, ये इसलिए टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाता है क्योंकि इसमें सारे काम जो कर रहे हैं ना एक्टिव होकर, वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं टीचर, वो कर रहे हैं अध्यापक। सारा काम कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहे हैं। बालकों के सामने या विद्यार्थियों के समक्ष वे लोग अपना जो मॉडल होता है वो प्रस्तुत करते हैं, जो पाठ होता है उसको रुचिकर बना के, उसको सरल करके वो बता रहे होते हैं। तो ये तो शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। शिक्षक के ही चारों ओर ये विधि काम करेगी, चलेगी। इतनी बात याद रखना ये वाली। जब किसी विषय वस्तु की संरचना, कार्य इत्यादि की जानकारी देनी हो तो वास्तविक रूप से, और यदि वास्तविक रूप से संभव न हो तो उसका मॉडल प्रतिरूप प्रदर्शित किया जाता है। देखिए क्या होता है कि या तो इसमें आप ऐसा करो, कोई वास्तविक रूप लेकर आ जाओ, ठीक है। वास्तविक रूप लेकर आ गए और उनको दिखाया कि ये इस तरह के होते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं हम, ये रंग है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं ऐसी होगी जो वास्तविक रूप से लेकर आ ही नहीं सकते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर उनका मॉडल तैयार किया जाए, फिर उनके चार्ट्स बनाए जाएं, ठीक है। क्लास को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो शिक्षक केंद्रित तो हो गई है। आपने देखा ही होगा कि पिकनिक्स पे ले जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों को दिखाया जाता है हर एक चीज़, तो वहाँ जाना पॉसिबल तो है, लेकिन कोई चीज़ लेकर आना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा कक्षा के लिए। तब उस कठिनाइयों से बचने के लिए, उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए इस तरह की विधि काम में आती है, ठीक है। समझ गए हैं? आगे चल देते हैं। विद्यार्थी इस विधि में भाग लेकर क्रियात्मक पक्ष का अनुभव करते हैं। अगर विद्यार्थी भी इस विधि में जो भाग ले लेते हैं तो वो कैसा अनुभव करते हैं? क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक पक्ष का अनुभव करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे एक टीचर है, एक अध्यापक है, उनके सामने टेबल है, ये उनकी चेयर, तो वो क्या करेंगे? मॉडल कोई ला रहे हैं ना, तो वो अपने टेबल पे रखेंगे, है ना। टेबल पे रखा, और जैसे कोई कोई प्रयोग ऐसा होता है कि जिनसे बच्चों को हानि हो सकती है, उनसे उनको दूर रखना पड़ सकता है। कोई प्रयोग ऐसे है जिसमें हानि नहीं हो सकती, उनको पास में दिखाएंगे मॉडल को, तो शायद उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए उसमें, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना, इसके आसपास बच्चों को क्या किया? खड़ा कर दिया, है ना। बच्चों को क्या किया? खड़ा कर दिया। अब वो यहाँ से एकदम करीब से देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं मॉडल को। अच्छा, यहाँ से इस तरह से ये चीज़ होगी, यहाँ से ये ऐसे निकलेगा, तो इस तरह के मॉडल दिए जाते हैं, ठीक है। इस विधि में बालक सक्रिय हो जाते हैं। बालक पूरी तरह तो सक्रिय नहीं है, बट हाँ सक्रिय हो जाते हैं। इस विधि में क्या होता था? बालक सक्रिय होते हैं, ठीक है। बालक कैसे होंगे इस विधि में? सक्रिय होंगे, क्योंकि एक चीज़ तो पुस्तक से पढ़ाई जा रही है और दूसरे ही टाइम पर टीचिंग एड्स का प्रयोग करके लेकर आ रहे हैं, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उनके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा कैसी होगी? रुचिकर हो जाती थी। और अगर कोई नीरस भी हो रहा हो विद्यार्थी, रस आ ही नहीं रहा उसको पढ़ने में, जैसे ही मॉडल आया, जैसे ही चार्ट आए, वैसे ही भाई वो तो क्या एकदम एक्टिव हो जाते थे, एकदम उनके दिमाग की घंटी बज जाती थी कि अच्छा ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस विधि में बालक क्या हो जाते थे? सक्रिय हो जाते थे, ठीक है। देखिए, प्रदर्शन विधि के चरण, अब स्टेप्स क्या क्या हैं प्रदर्शन विधि के, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें कितने स्टेप्स हैं? तो हैं 6। कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं। पहला है योजना व तैयारी। योजना व तैयारी, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। दूसरा है पाठ का प्रस्तुतिकरण, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, पाठ का प्रस्तुतिकरण। फिर है शिक्षण यानी टीचिंग, शिक्षण यानी टीचिंग। आगे देख लेते हैं। 4th देखो, ये देखो प्रयोगीकरण, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। 5वां है श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर है 6ठा प्रतिलेखन व निरीक्षण, कॉपिंग एंड सुपरविजन, ठीक है। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। 6 याद हो गए, अब हो जाएंगे। योजना व तैयारी, योजना व तैयारी। देखिए, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन,
तैयारी के समय निम्न कार्य किए जाते थे। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मॉडल बना और दिखा दिया भाई जाकर, नहीं। तो इसमें शिक्षक को क्या करना पड़ता था, बहुत सारे पहले से तैयारी रखनी पड़ती थी। पहले से क्या करनी पड़ेगी, इसमें योजना बनानी पड़ेगी कि मैं किस तरह से मॉडल को बनाऊं, किस तरह से चार्ट्स को बनाऊं, क्या करूं ऐसा कि जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो मेरी कक्षा में एंगेज रहें, है ना, उनको एंजॉय करते रहें, वो उसमें नीरसता ना हो, उसमें रुचिकर विषय लगे वो उन्हें, ठीक है। तो इस पर वो फोकस करते हैं, योजना बनाएंगे, तैयारी बनाएंगे। तो पहले तो विषय वस्तु का संकलन करेंगे कि हमें कौन सी विषय वस्तु को पकड़ना है, कौन सी विषय वस्तु पर हमें मॉडल तैयार करना है, उसका संकलन किया। फिर पाठ का संकेत देखेंगे, पाठ में संकेत देखेंगे, आवश्यक उपकरणों का संकलन के कौन कौन से उपकरण है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से उपकरण का संकलन किया जाए, कौन कौन से जो उपकरण है उनको शामिल किया जाए अपने जो ये विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए। फिर प्रयोगों का क्या होगा, दोहरान यानी कि रिहर्सल। देखो ऐसे ही नहीं कि बस बना लिया है और लेके चले गए कक्षा के सामने और वो प्रयोग जो है, वो मॉडल जो है वो हुआ ही नहीं, उसमें कोई काम ही नहीं हुआ, उसमें कोई वर्क ही नहीं हुआ, है ना, वो चला ही नहीं, सपोज दैट वो चला ही नहीं। फिर क्या करेंगे, हो गई ना क्लास तो खराब। तो क्या किया जाएगा, पहले एक से दो बार, 2 से 3 बार रिहर्सल होगी उस मॉडल की, ताकि बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, कक्षा के सामने जब भी प्रेजेंट किया जाएगा तो वो 100% बेहतर तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहले से तैयारी और योजना बना के रखेंगे अध्यापक। अब देखो दूसरा, पाठ का प्रस्तुतिकरण। पाठ का प्रस्तुतिकरण, पाठ को समस्यात्मक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना। अब जो पाठ की जो वो समस्यात्मक ढंग है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना, इसे व्यक्तिगत अनुभव, घटना, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना, है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जाते ही मॉडल लेकर आए हैं मैडम जी और मॉडल रखा टेबल पे, तुरंत मॉडल दिखा दिया, ऐसा ऐसा है, ज्वालामुखी का मॉडल दिखाना है, जल चक्र दिखाना है, भूकंप दिखाना है, तो उन्होंने फटाफट से काम को किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो पहले क्या करेंगे, पहले क्लास को कैसे रखेंगे, थोड़ा सा एंगेज रखेंगे, थोड़ा सा उसमें उनको, बच्चों को लगना चाहिए कि आज मतलब पढ़ाने क्या वाले हैं, ठीक है, आज क्या देखने को मिलेगा नया, क्या सीखने को मिलेगा नया। तो पाठ को समस्यात्मक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना, उनसे प्रश्न भी पूछ लेना, उससे पूछना, ताकि हमें पता लगे ना कि समस्या बच्चों को आ कहाँ रही है, ठीक है। और जैसे अगर किसी को समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी उसको आगे मिलेगा जब वो मॉडल प्रस्तुत करेंगे मैम, ठीक है। इसे व्यक्तिगत अनुभव, घटना, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। फिर देखो शिक्षण यानी कि टीचिंग। शिक्षण, पाठ से संबंधित उदाहरण देना, उदाहरण एग्जाम्पल्स देना, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो पाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उससे संबंधित, पाठ से जो संबंधित क्या है, उदाहरण देना, सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे एवं उचित प्रश्नों का प्रयोग कर पाठ का विकास, प्रश्न इस प्रकार के हो कि उत्तर पूर्ण रूप से शिक्षण की एक इकाई हो। अब देखो उनकी समस्या को सुलझा रहे हैं, अब उनको प्रश्न भी देंगे। अब प्रश्न क्यों देंगे, अध्यापक को भी तो पता लगे कि आखिरकार जो बालक है वो सीख भी रहा है या यूं ही गर्दन को हिला रहा है ना, पता भी तो चले। तभी प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न से उनसे उत्तर निकलवाए जाएंगे, ताकि जो काम किया गया है वो सक्सेसफुल हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों की जानकारी करना, शिक्षण देना। तो पाठ जो प्रश्न है वो ज़रूर होंगे, ठीक है, प्रश्न के बिना पूरा नहीं होगा। प्रयोगीकरण, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। देखो प्रदर्शन उचित प्रकार से हो कि सभी छात्र देख सकें। प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि सभी छात्र, अगर वो अंतिम पंक्ति में भी कोई छात्र बैठा है ना, वो भी उस प्रदर्शन को उतना ही अच्छे तरीके से देख पाए जितना आगे वाली पंक्ति में बैठा हुआ छात्र देख रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं भाई, टेबल पे अगर रखा हुआ है मैम ने कोई भी मॉडल, तो वो बच्चों को भी इकट्ठा कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, आसपास बच्चों को इकट्ठा कर लिया सर्कल रूप में और उनको दिखाया कि प्रयोग दिखाया कि देखो ऐसा होता है। कभी कभी लैब्स में क्या होता है, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को दूर रखना होता है, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, थोड़ी सी दूरी बनाकर देखो, दूर से देखो, है ना। अगर ज्वालामुखी का कोई मॉडल तैयार किया है, ज्वालामुखी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
अब पता है कंकर पत्थर थोड़े से उठेंगे या उड़ेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, थोड़ा दूर किया जाएगा, है ना, थोड़ा सा दूर किया जाएगा। मॉडल भी ऐसा बनाया जाता है जो एकदम सजीव दिखाता है कि एक्चुअल में हो रहा है ये, है ना, इस तरह का मॉडल तैयार किया जाता है। जल चक्र के ऊपर कर लिया, भूकंप के ऊपर कर लिया, इस तरह के मॉडल तैयार कर लिए, ठीक है। प्रदर्शन का समय अधिक ना हो, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं ना उसका समय ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा समय खा रहा हो, है ना, फिर तो क्लास आगे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है जी, क्लास को फिर कैसे बढ़ाएंगे, फिर तो समय भी कितना मिलेगा, उतने समय में कंप्लीट हो नहीं पाएगी वो टॉपिक। तो समय अधिक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उपकरणों को क्रम में रखना तथा क्रम से प्रयोग, उसको कैसे रखना होगा, एकदम सीरियल वाइज रखना है, क्रम के अनुसार रखना है और क्रम के अनुसार ही उसका प्रयोग भी करना है। तो वो तो रिहर्सल में आ गया है अध्यापक की, वो तो पहले से अगर तैयारी योजना है उसमें भी आ गया ये शामिल, ठीक है। देखिए, प्रदर्शन करने के उपरांत उपकरणों को संभाल कर रखना। अब जो हमने प्रदर्शन कर दिया, जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है, उसके बाद में क्या करेंगे, उपकरणों को, जो भी इक्विपमेंट है उनको संभाल के रखेंगे, उनको संभाल के रखेंगे, हो सकता है बाद में भी वो काम आए, और आते भी हैं, ठीक है। संभाल के तभी तो रखे जाते हैं क्योंकि बाद में भी उनका प्रयोग किया जाता है। सावधानी बनाए रखें, अगर दुर्घटना हो सकती है तो बच्चों को दूरियां बना के रखानी है, बच्चों को कहना है कि थोड़ा दूर खड़े रहिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल पास में लेकर नहीं आना उन्हें फिर, ठीक है, इतनी बात याद रखना। शामपट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड का वर्क कैसा होगा, अब उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, सब चीज़ें हो गई, अब शामपट पे कार्य करना है, शामपट पर लिखना है कि क्या क्या पॉइंट्स आज कराए गए थे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण परिणाम व सिद्धांत को बोर्ड्स पर लिखना। देखिए जो भी पॉइंट्स बताए गए थे, महत्वपूर्ण जो परिणाम निकल के आए थे, जो भी सिद्धांत थे, उनको एक 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 करके क्या लिखना है, बोर्ड पर लिखा जाता है, ठीक है। आवश्यक रेखा चित्र या आकृति बनाना, कोई भी ऐसी रेखा चित्र या आवश्यक आकृति है उसको बोर्ड पर बनाती हैं शिक्षिका, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड कार्य हो गया, ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया यहाँ पर। आगे देखिए, प्रतिलेखन व निरीक्षण, ये छठा है यानी अंतिम, प्रतिलेखन व निरीक्षण, कॉपिंग एंड सुपरविजन। ब्लैक बोर्ड सार को विद्यार्थियों द्वारा लिखना, जब तक विद्यार्थी नहीं लिखेंगे तब तक पाठ अधूरा होगा। देखो लिखने पर लेखन कौशल पे तो बल दिया ही जाएगा ना, लेखन कौशल पे बल दिया जाएगा। ब्लैक बोर्ड पर सार को लिख दिया मैडम ने, ब्लैक बोर्ड पे क्या किया, सार को लिख दिया। अब लिखने के बाद में बच्चे उनको क्या करेंगे, उतारेंगे, उनका क्या करेंगे, प्रतिलेखन करेंगे, कॉपी करेंगे उनकी, और वरना पाठ तो अधूरा कहलाएगा जब उन्होंने कॉपी में नोट ही नहीं किया है, क्योंकि उनको घर जाके होमवर्क भी तो करना है, घर जाके उस चीज़ को पढ़ना भी तो है, तो इसको लिखेंगे ताकि पाठ अधूरा न हो, ठीक है, तब तक लिखेंगे पाठ अधूरा, ठीक है। शिक्षक विद्यार्थियों के पास जाकर निरीक्षण करेगा, जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के पास पास जाकर क्या करेगा, निरीक्षण करेगा कि सही प्रकार से लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड वर्क कर दिया, शिक्षिका ने, अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड वर्क कर दिया, उसके बाद में बच्चों को या विद्यार्थियों को बोलेंगे कि आप सभी लोग नोटबुक में इस काम को उतार सकते हैं, इस कार्य को लिख सकते हैं। क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें गृह कार्य भी करना है जाके, क्योंकि होमवर्क उन्हें याद भी तो करनी है ये चीज़ें, अगले दिन उन्हें फिर कोई टेस्ट या फिर कोई ओरली उनको बताना होगा कक्षा में, ठीक है। तो विद्यार्थी के पास शिक्षिका जाती हैं, शिक्षक जाते हैं, उनसे देखते हैं कि वो सही लिख भी रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब प्रदर्शन विधि के कुछ गुण भी होंगे और कुछ दोष भी होंगे, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए स्पष्ट व स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्पष्ट होगा, स्थायी ज्ञान होगा, क्यों होगा स्थायी ज्ञान, इंद्रियां वर्क कर रही है ना, मॉडल है, हो सकता है कुछ आवाज भी आ रही हो, है ना, और आंखों से देख ही रहे हैं और टच भी करेगा, कोई कोई बच्चा इतना उतावला हो जाते हैं मॉडल को देखकर कि बस उनको बैठना ही नहीं है फिर तो, ठीक है, डेस्क पे बैठना ही नहीं, उनको फटाफट से उठकर आना है और देखना है क्या आज क्या है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ज्ञान क्या होगा, स्थायी हो जाएगा, क्योंकि वो आंखों से भी देख रहा है, कानों से भी सुन रहा है, उससे क्या होगा, ज्ञान स्थायी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखो, प्रत्येक वस्तु की रचना कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान होगा ना। एक चीज है जो शिक्षक हैं जो बुक से दिखा रहे हैं, दूसरी चीज कि भाई उनका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा याद रहेगा, बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन वाला ज्यादा याद रहेगा। कौन सा याद रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन वाला ज्यादा याद रहेगा। सपोज कि एप्पल के बारे में बताना है,
ठीक है, एप्पल के गुण बताने हैं, या मैं यूँ कहूँ मैंगो के बारे में बताना है, तो ये तो ले जा सकती है शिक्षिका, तो वो ले जाएंगी, या शिक्षक अध्यापक इनको लेके जाएंगे, क्लास में बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए एप्पल की क्या शेप है, या फिर यूँ कहूँ मैंगो की क्या शेप है। ठीक है, उनको अगर पॉसिबल है तो एक एक एप्पल या फिर एक एक मैंगो उनको प्रोवाइड भी करवा दिया जाएगा, है ना, हर एक विद्यार्थी को। और वो उनका टेस्ट भी करके देखेंगे कि अच्छा इसका टेस्ट ऐसा आता है, और आम का टेस्ट कुछ इस तरह का आता है, और सेब का कुछ इस तरह से आता है। तो वो क्या हुआ, वो उन्होंने उसको चखा भी, उनकी इंद्रियां भी वर्क कर रही है, और जितनी ये सब चीज़ें वर्क करती हैं उतना ही ज्ञान स्थायी होता है। बार बार बोल चुकी हूँ मैं कि ज्ञान स्थायी होता है। तो अब उन्होंने टेस्ट भी कर लिया, उन्होंने छू के भी देख लिया, स्पर्श भी हो गया, है ना, आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया, तो क्या हुआ, ज्ञान स्थायी हो गया। ठीक है, सक्रिय वातावरण, विद्यार्थी भी सक्रिय रहकर प्रदर्शन देखते हैं। वातावरण इतना एक्टिव है, इतना सक्रिय है कि हर विद्यार्थी बड़े ही सक्रिय होकर प्रदर्शन को देखते हैं, प्रदर्शन को देखते हैं। देखिए, देखते हैं, करते नहीं हैं। करेगा कौन, अध्यापक करेंगे, और देखेगा कौन, बिल्कुल विद्यार्थी देखेंगे। ठीक है, तो सक्रिय वातावरण, एक्टिव हो जाता है बिल्कुल वातावरण, एकदम एनवायरनमेंट ऐसा लगता है कि वाह, क्या ऐसा लग रहा है एंगेज, पूरी क्लास हो चुकी है, पूरी कक्षा का हर एक बच्चा हो गया एंगेज्ड। ठीक है, बड़ी अच्छी होती है ये विधि। मानसिक शक्तियों का विकास होता है, बिल्कुल मानसिक शक्तियां बढ़ेंगी इससे, है ना, स्थायी होगा ज्ञान, मानसिक शक्तियां बढ़ेंगी। ठीक है, प्रयोगात्मक प्रवृत्तियों का विकास होगा, जो भी प्रयोग वो कर रहे हैं उन प्रवृत्तियों का क्या होगा, विकास होगा। विज्ञान विषय में विशेष उपयोगी होता है। देखो ये जो प्रयोगात्मक विधि प्रदर्शन विधि है, इससे क्या होगा, इसका जो उपयोग होगा ना सबसे ज्यादा विज्ञान में ज्यादा होगा। किस में होगा, विज्ञान में, साइंस में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ये। तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे होते हैं, लैब्स में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, है ना, तो विज्ञान विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। वैसे तो सभी विषयों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन विज्ञान के लिए मैं कहूंगी विशेष रूप से उपयोगी होगा। कौन सी विधि, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों के शिक्षण में उपयोगी होगा। कैसे होगा मंद बुद्धि बालकों के लिए, देखिए मंद बुद्धि बालक अब पुस्तक से नहीं समझ पा रहे हैं वे लोग, फिर क्या किया जाए उनके लिए साक्षात लेकर आ जाए वो चीज़ जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको उस मॉडल के द्वारा दिखाएं कि देखो इस तरह से होता है, यहाँ से जल चक्र है, यहाँ से इस तरह से ये चीज़ वर्क करेगी। तब वो क्या होगा, मंद बुद्धि बालक इसमें सक्रिय हो जाएंगे, जैसे बाकी अन्य जो हैं विद्यार्थी हैं उस तरह से ये बच्चे भी क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए गुण आ गए हैं तो जाहिर सी बात है दोष भी आएंगे पीछे पीछे। देखिए परंपरागत विधि है, प्राचीन विधि है, मान लिया, दोष है भाई पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन मैं यूँ कहूँगी अगर 2-3 विधियों को अगर देख ले तो प्रदर्शन विधि बढ़िया विधि है, और आज भी, पहले से भी और आज भी प्रयोग हो रहा है स्कूल्स में, होता भी है। अगर आप अभी बीएड ही कर रहे हैं, आपका चल ही रहा है, तो आपको पता ही होगा, है ना, कैसे बैग्स भर भर के ले जाने पड़ते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि है, मान लिया शिक्षक केंद्रित है, तो ये इसका क्या हो गया, दोष हो गया, क्योंकि होना कैसे चाहिए था, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित होनी चाहिए थी, और कैसी है, शिक्षक केंद्रित, तो ये हो गया इसका दोष। छात्रों में कार्य कौशल, बुद्धि, कल्पना का विकास नहीं हो पाता। देखो खुद का जो कार्य कौशल है वो खुद से अगर करता तो उसका विकास हो पाता, लेकिन वो तो क्या कर रहा है, देख रहा है, सिर्फ देख रहा है। ठीक है, सिर्फ देख रहा है, तो वहां पे उसके कौशल का विकास नहीं हुआ, बुद्धि का, कल्पना का विकास नहीं हो पाया। जो टीचर ने दिखाया बस वही उसने कल्पना कर ली, बाकी उसने खुद से कोई कल्पना नहीं की है, ना खुद से कोई बुद्धि लगाई है, तो ये इसके दोष हो गए हैं। देखिए जी, बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होगी, छोटे बालकों के लिए तो बड़ी अच्छी है। अब सेब तो हम उनको खिला सकते हैं ना, प्राथमिक वालों को, प्राथमिक स्तर वाले बालकों को, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए ये थोड़ी सी अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि वो मॉडल्स वगैरह उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए अच्छी हो गई है और बड़ी कक्षाओं के लिए हो गई है अनुपयोगी। विद्यार्थी की प्रतिक्रिया जानना मुश्किल हो जाता है, पता ही नहीं चलता विद्यार्थी प्रक्रिया कैसे कर रहे हैं, तो इसमें विद्यार्थी की प्रक्रिया जो है, प्रतिक्रिया जानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है। देखिए तो हम अब चलते चलते कहाँ तक आ चुके हैं, हमने आज प्रदर्शन विधि भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज हमने कौन सी विधि भी कंप्लीट कर ली, प्रदर्शन विधि भी कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से हमारी सारी विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, और आप देखेंगे
कि सुनते-सुनते, देखते-देखते, क्लास को देखते-देखते और आप कहाँ तक सिलेबस को कंप्लीट कर पाए हैं, ठीक है? मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाली हूँ। बने रहिए, जोड़ें लोगों को ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है? उनको भी फ़ायदा हो, सभी अपने दोस्तों को जोड़ें और बने रहिए साथ में। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। सभी अपना-अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। बाय-बाय।